हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी सबके? सब बढ़िया, कुशल मंगल। दोस्तों, बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में एक टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के अंदर एक टॉपिक आता है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 एक्चुअल कॉस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सर ये वाला टॉपिक हमने बहुत अच्छे से नहीं किया हुआ है, इसको एक बार डिस्कस कर दीजिए। तो मैं आज आपके साथ ये वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 से रिलेटेड मैं सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम ने अभी हाल फिलहाल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से कवर किए हैं। जनवरी 2021 में जो एक क्वेश्चन आया था असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम का, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स एग्जामिनर ने कवर किए थे। टॉपिक को स्टार्ट करूं लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सबके लिए। खुशखबरी है कि अनअकैडमी ने एक बम्पर ऑफर आप सबके लिए निकाला है, और इस बम्पर ऑफर के अंदर अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके साथ साथ में आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 100% फ्री मिल जाएगा। दैट मीन्स आप 6 महीने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा, दैट इज 7 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा। मेरा कोड आपको अच्छे से याद है, मेरा कोड है CA जोहर। आप इस कोड को यूज करके 7 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय पेइंग द पेमेंट ऑफ 6 मंथ्स। इसका जो लिंक है, पेमेंट करने का जो लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वो देख सकते हैं। और इसी प्रकार से मेरे बेटा अनअकैडमी आपको एक और ऑफर भी दे रहा है, और वो ऑफर है अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट मीन्स 12 महीने के लिए अगर आप फीस पे करते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा, दैट इज 14 महीने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन काउंट होगा। अगेन इसके लिए भी आपको मेरा कोड यूज करना होगा। माय कोड इज CA जोहर। आप इस कोड को यूज करके डेफिनेटली ये बेनिफिट या एडवांटेज ले सकते हैं। इसका जो पेमेंट का जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको फॉलो कर सकते हैं आप अच्छे से। और अब आइए जरा स्टार्ट करते हैं टॉपिक एक्चुअल कॉस्ट का, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड हियर इट इज फॉर यू पीपल। So we are starting with the topic of actual cost of asset, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। सुनेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। देखिए, एज एन SSC, एज अ टैक्स पेयर, मैं और आप, हम लोग सब ये चाहते हैं कि हम लोग अपने एसेट की कॉस्ट को ज्यादा से ज्यादा शो करें ब्लॉक के अंदर। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि जितना ज्यादा कॉस्ट होगा उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन हमें मिलेगा। डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम होगा, हमारा टैक्स लायबिलिटी कम होगा। याद रखना इस बात का 100% तरीके से याद रखना कि डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम है। दैट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कुछ जाता नहीं है, बट स्टिल इट लीड्स टू द टैक्स सेविंग्स। इस वजह से SSC हमेशा यह चाहता है कि कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा हो ताकि प्रॉफिट कम से कम हो, ताकि टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो। साथ साथ में अगर हम लोग बात करें किसकी, डिपार्टमेंट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा ये चाहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा ये चाहता है कि वो अपनी एसेट की कॉस्ट को कम से कम हो। वो ये चाहता है कि SSC का जो एसेट है उसकी कॉस्ट कम से कम हो ताकि डेप्रिसिएशन कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो और रेवेन्यू इंक्रीज हो, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो। तो ये हमेशा दोनों के बीच में एक लड़ाई चलती रहती है। SSC चाहता है ज्यादा कॉस्ट शो करूं, डिपार्टमेंट चाहता है कम कॉस्ट शो की जाए। तो अब ऐसे केसेस में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कैसे किया जाए, उसके लिए यहां पे सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 1 बना दिया गया, जहां पे बताया गया कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। तो मैं आपको पहले यही बैकग्राउंड लिखवा रहा हूं, फिर आगे चलूंगा मैं। लेट अस स्टार्ट। SSC
always want to show high cost in the block of asset so as to claim high depreciation. This will reduce his profit and his tax liability. This will reduce his profit and will reduce his tax liability. On the other hand, IT department का मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. On the other hand, the income tax department wants to have low cost of asset so as to have low depreciation, high profit for SSC and high revenue for department. तो डिपार्टमेंट हमेशा ये चाहता है कि एसएससी का प्रॉफिट कम हो, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू है वो हमेशा ज्यादा हो. इतनी बात हम लोगों को बड़े अच्छे से समझ आती है. Thus it may lead to situations of disputes. तो इसकी वजह से दोनों के बीच में, दोनों का मतलब डिपार्टमेंट में, हम लोग डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट के साथ हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के साथ हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी की. सो दिस में लीड टू द सिचुएशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन टू. इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स की सिचुएशन अराइज होती है, हो सकती है. टू अवॉइड disputes, SSC, to avoid disputes, government has made section 43 subsection 1 in which government has made section 43 subsection 1 in which government ने फिक्स कर दिया. क्या government has fixed what would be, government has, एक काम करना, फिक्स की जगह डिटरमिन लिखो. government has determined as to what should be cost of asset in different cases. तो अलग अलग केसेस में कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होना चाहिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया. तो मैं अब आपको यहाँ पे केसेस लिखवाऊंगा. बहुत सारे केसेस हैं. कुछ केसेस तो बड़े सीधे सीधे से हैं, आपको बात आराम से समझ आ जाएगी. कुछ केसेस थोड़े से ट्रिकी हैं, वहां पे आपको एग्जांपल्स के साथ बात समझाऊंगा. तो केस 1 पे आ रहे हैं. केस 1 ध्यान से करना. जीएसटी इंक्लूडेड इन कॉस्ट. ये हमारे पास पहली सिचुएशन है. हालांकि यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई कर देता हूँ. सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये वाला पॉइंट गिवन नहीं है, ये केस गिवन नहीं है. लेकिन अगर हम लोग जीएसटी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जीएसटी के सब्जेक्ट में हमें ये वाला पॉइंट मिल जाता है. तो मैं दोनों को कोरिलेट कर रहा हूं, इस वजह से मैंने पहला पॉइंट आपको जीएसटी कॉस्ट का पार्ट वाला कंसेप्ट यहां पे करवा दिया. ध्यान से करना. व्हेन एसएससी
purchases an asset, then seller will charge GST along with a GST on cost, GST on amount of sale price. जो सेल प्राइस होगा उस सेल प्राइस के ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा. कौन चार्ज करेगा? सेलर. सेलर will then deposit amount of GST with government. The purchaser can then claim set off of GST paid on purchase of asset from GST payable by him to government. This is called as ITC, जिसका फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट. इसका फुल फॉर्म है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट. मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं. If the purchaser of asset claims ITC, then he will not be allowed to include GST as part of cost of asset. If the purchaser of asset does not claim ITC, then अगर वो परचेजर ITC क्लेम नहीं करता है, then he will be allowed, उससे हम लोग अलाउ करेंगे, he will be allowed to include GST as part of cost of asset. लो जी, तो आपने ये कंसेप्ट पूरा लिख लिया है. हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई हो, क्योंकि आपने जीएसटी का सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो इस वजह से आपको ये वाली बात समझ आ जाएगी. लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको एक अक्षर भी समझ में नहीं आया होगा. कोई बात नहीं, परेशान ना होना, अब मैं आपको समझाऊंगा. सुनिएगा ध्यान से बात को. लेटर से बात सुनना ध्यान से. लेटर से आपको अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है. आप एक मोबाइल शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आपने 50,000 रुपये का एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया. 50,000 के मोबाइल फ़ोन के ऊपर दुकानदार जब आपको 50,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन दे रहा है, तो दुकानदार उस 50,000 के ऊपर आपसे अलग से GST टैक्स चार्ज करेगा. ये आर्ग्यूमेंट मन नहीं करेंगे हम लोग कि जीएसटी का रेट क्या होगा, वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे. मान लेते हैं कि जीएसटी का रेट 20% है, लेट अस अस्यूम. तो 20% का मतलब हो गया 50,000 का 20% विल कम टू 60,000 रुपीज़. तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कितने का है? 60,000 रुपीज़ का है. नाउ अगर तो आप इस मोबाइल फ़ोन को अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, फिर तो ना आपको उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, ना आपको जीएसटी का सेटअप मिलेगा, फिर तो सारी कहानी भूल जाना. लेकिन मान लीजिए आप इस मोबाइल फ़ोन को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर चैलेंज जब ये आता है कि जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो डेप्रिसिएशन का 50,000 के ऊपर निकालें या डेप्रिसिएशन 60,000 के ऊपर निकालें, किस अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालें. ये चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. अब इसका सोल्यूशन क्या है?
जब आपने इस मोबाइल फोन को अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो परचेजर है, आप परचेजर है, दुकानदार सेलर है, तो दुकानदार क्या कर रहा है, आपसे 10,000 का जीएसटी ले रहा है और वो जीएसटी 10,000 का लेके आगे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा। और जब गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करेगा तो बताएगा गवर्नमेंट को कि ये जीएसटी 10,000 रुपीज मैंने इस व्यक्ति से लिया है, आपसे लिया है। अब वो कैसे बताएगा गवर्नमेंट को, उसका तरीका है, तरीका ये है कि आपने अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर दुकानदार को बताना है, दुकानदार वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सरकार को बताएगा कि साहब इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले व्यक्ति से मैंने जीएसटी का 10,000 रुपये लिया है, जो 10,000 रुपये मैं गवर्नमेंट आपके पास डिपॉजिट कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि आपका 10,000 रुपये गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। ठीक बात है, आगे की कहानी सुनेगा। अब मान लीजिए आप आगे गुड्स बेचते हैं, कुछ सर्विसेज देते हैं, किसी भी प्रकार के गुड्स हो सकते हैं, हो सकता है आपका फर्नीचर का काम हो सकता है आपका कपड़े का काम हो सकता है आपका स्पेक्स का काम हो सकता है आपका सर्विसेज देने का काम हो, आपका कोई भी काम हो सकता है। तो आप जब आगे गुड्स बेच रहे हो, जब आप आगे सर्विसेज दे रहे हो, तो आप अपने ग्राहक से भी तो जीएसटी लोगे। जैसे दुकानदार ने आपसे, आप दुकानदार के लिए ग्राहक थे, तो जैसे आपसे दुकानदार ने जीएसटी लिया था, वैसे ही जीएसटी का पैसा आप अपने ग्राहक से लोगे, अपने कस्टमर से लोगे। जो कस्टमर से आपने जीएसटी लिया, वो जीएसटी का पैसा अब आपने सरकार के पास जमा करवाना है। मान लीजिए कि आपने सरकार के पास जमा करवाना है 25,000 रुपीज जीएसटी का पैसा, मान लेते हैं। तो आप अब गवर्नमेंट को बोलोगे कि सरकार देखो, मैंने आपको देने हैं 25,000 रुपये और मेरे 10,000 रुपये ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुके हैं, मोबाइल फोन वाले ने आपके पास 10,000 रुपये जमा करवा दिए हैं, वो भी मेरा ही पैसा था। तो मैंने देना है आपको 25,000, 10,000 ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है, बाकी का डिफरेंस 15,000 रुपये आप गवर्नमेंट के पास जमा करवा दोगे। एंड देन दिस साइकिल विल कीप ऑन मूविंग। जब आप परचेज का 10,000 रुपीज को अपनी सेल 25,000 रुपीज में से एडजस्ट कर लोगे, मैं रिपीट करता हूं, मोबाइल फोन परचेज करने पे जीएसटी दिया था 10,000 का, अपनी सेल का जीएसटी है 25,000 का। जब आप दोनों को सेट ऑफ कर दोगे तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात समझ आ गई, कोई इश्यूज नहीं है। अब जरा कॉमन सेंस लगाते हैं। अगर आपने अपना आईटीसी क्लेम कर लिया, 10,000 रुपये का आपने सेटअप क्लेम कर लिया, तो एक तरह से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 10,000 रुपये आपके पास वापस आ गया? आंसर इज दिस, क्योंकि ग्राहक से 25 लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 15 जमा करवाया, तो 10,000 तो आपके पास ही बचा ना, तो 10,000 आपके पास वापस आ गया, एक तरह से ये कह सकते हैं। जब आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, 10,000 रुपीज आपके पास वापस आ गया इनडायरेक्टली, तो आपकी कॉस्ट 60,000 तो नहीं थी मोबाइल फोन की, फिर तो कॉस्ट आपकी 50,000 पे ही थी। तो 50,000 के ऊपर अब आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। यही बात मैंने आपको लिखवाई है कि जब आप अपना आईटीसी क्लेम करते हैं, सेट ऑफ क्लेम करते हैं, तो जीएसटी का पैसा आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कॉस्ट में से टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। लेकिन मान लीजिए अगर आप आईटीसी क्लेम नहीं करते, ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहां पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप एक फाइनल कंज्यूमर हैं, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे और बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे पूरे 60,000 रुपीज के अमाउंट के ऊपर। यही सारी बातें मैंने आपको लिखवाई हैं। ध्यान से देखिएगा। When SSC purchases an asset, then seller will charge GST on the sale price। तो हमारे एग्जाम्पल में मोबाइल फोन का दुकानदार जो था वो सेलर है, उसने आपसे 50,000 के मोबाइल फोन के ऊपर 10,000 रुपये का जीएसटी लिया है। द सेलर विल देन डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ जीएसटी विद द गवर्नमेंट। तो दुकानदार 10,000 रुपये का जीएसटी गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। द परचेजर कैन देन क्लेम, आप परचेजर हैं, यू कैन देन क्लेम द सेट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ द एसेट फ्रॉम द जीएसटी विच इज पेबल बाय हिम टू द गवर्नमेंट। आपने जो पैसा जीएसटी का सरकार के पास देना है, आप उसमें से
10,000 रुपए का सेटअप ले लेंगे। कौन सा 10,000 रुपए? जो मोबाइल के परचेज के ऊपर आपने पे किया था। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इफ द परचेजर द एसेट, आपकी बात कर रहे हैं, क्लेम्स द आईटीसी, अगर आप आईटीसी ले रहे हैं, देन ही विल नॉट बी अलाउड टू इंक्लूड जीएसटी एज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर आपने आईटीसी का सेटअप लिया है तो 10,000 रुपए का जीएसटी आपके मोबाइल फोन की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। ऐसे केस में मोबाइल फोन का कॉस्ट होगा 50,000 रुपए। इफ द परचेजर ऑफ द एसेट, आपकी बात कर रहे हैं, डज नॉट क्लेम आईटीसी, आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया है, देन ही विल बी अलाउड टू इंक्लूड जीएसटी एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। मेरे ख्याल से ये बात आराम से समझ आ जाती है। मेरे ख्याल से आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं होगी। आइए एग्जाम्पल करते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से करेगा। एग्जाम्पल, मिस्टर ए परचेजेस अ लैपटॉप for his business use for amount of 50,000, on which GST of 20%, that is 10,000, is also charged बाय द सेलर। जिसने भी ये लैपटॉप बेचा उसने 10,000 का जीएसटी और चार्ज कर लिया बाय द सेलर। नाउ इफ मिस्टर ए क्लेम्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन मिस्टर ए will show cost of laptop as 50,000 to claim depreciation under section 32. But if Mr. A does not claim इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर मिस्टर ए जो है वो आईटीसी क्लेम नहीं करता, डज नॉट क्लेम आईटीसी, देन Mr. A will show the cost of laptop as 60,000 to claim depreciation अंडर सेक्शन नंबर 32। तो ये आप मेरे ख्याल से कहानी आसान हो गई। ये मेरे ख्याल से कहानी आसान हो गई। चले तो अब आगे मैं यहाँ से बढ़ चलूँगा। तो केस 1 हम लोगों ने कर लिया। केस 2 पे आ रही है। ये भी बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, ये भी बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। इफ कॉस्ट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन 10,000, तो याद रखिएगा अगर एसेट की कॉस्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा है, इफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज ग्रेटर देन 10,000 and its payment and its aggregate payment in a day exceeds 10,000। मेरे बेटा दो चीजें हैं जो 10,000 से ज्यादा हैं। ध्यान से देखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, दो चीजें हैं जो 10,000 रुपये से ज़्यादा है। कौन सी दो चीज़ों की बात कर रहे हैं? कौन सी दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पे दो चीज़ें कौन सी कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि एसेट की कीमत भी 10,000 से ज़्यादा हो, एसेट की कीमत भी 10,000 से ज़्यादा हो, एंड का मतलब है दूसरी चीज़ भी आ रही है और उसकी जो पेमेंट है वो पेमेंट भी 10,000 से ज़्यादा हो। कीमत भी 10,000 से ज़्यादा, पेमेंट कर रहे हो वो भी 10,000 से ज़्यादा। कंटिन्यू करके लिखना। If the cost of the asset is more than 10,000 रुपये and the payment in a day is also more than 10,000 रुपये, and such payment is made by
is made by account pay check or account pay demand draft or by banking system, then depreciation can be claimed on full amount. If payment is made in cash या bearer, if payment is made in cash or is made in by bearer check or simple cross check demand draft, then amount up to 10,000 is allowed as part of cost, and if amount is greater than 10,000, then it will not be part of cost of asset. लो जी, ये एक और मुश्किल कंसेप्ट आ गया। ये भी कंसेप्ट किसी प्रकार से आसान कंसेप्ट नहीं है। मैं सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझा देता हूं। मैं सामने आ जाता हूं फुल स्क्रीन पे, सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदा जिसकी कॉस्ट 10,000 से ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं जिनकी कॉस्ट 10,000 से कम होती है। खासतौर पे कंप्यूटर प्रिंटर्स की अगर मैं एग्जांपल लूं तो कॉस्ट जनरली 10,000 से कम की है। कई बार मोबाइल फोन्स भी ऐसे आते हैं जो 10,000 से कम के हैं। लेकिन मान लीजिए आपने एक मोबाइल फोन परचेज करा 25,000 रुपीज का। सुन लीजिएगा बात, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं। आपने एक मोबाइल फोन परचेज करा 25,000 रुपीज का। अब ये जो 25,000 रुपीज का आपने मोबाइल फोन परचेज करा, कॉस्ट 10,000 से ज्यादा होगी। सरकार कहती कि अगर आप इस 25,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लेना चाहते हो तो फिर आपको ये जो 25,000 रुपीज की पेमेंट करनी है, ये पेमेंट भी आपको करनी है इन अ मैनर जो कि बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो। अब बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ये पेमेंट कैसे हो? अगर आप अपना अकाउंट पे चेक से पेमेंट करें, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करें। आप लोगों ने सबने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा। वहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके बारे में और हम लोग कहते हैं कि साहब ये तो स्पेशल क्रॉसिंग है। तो जो स्पेशल क्रॉसिंग के चेक्स होते हैं उनके बारे में जिक्र हो रहा है। अगर आपने अभी तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वेट कीजिएगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में ये पॉइंट रिपीट होगा, मैं वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं कर रहा किसी रीजन से। नाउ अगर आप तो स्पेशल क्रॉसिंग के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने एनईएफटी कर दिया, आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर दिया, यूपीआई अगर आपने कर दिया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आपने पेमेंट कर दिया, तो ये सारे प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स हैं, बैंकिंग सिस्टम्स हैं। आप ऐसा कर सकते हैं और पूरे 25,000 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने कुछ पैसा कैश में दिया, आपने कुछ पैसा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू दिया या सारा पैसा आपने कैश में दिया, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम उस केस में आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। आप एसेट खरीद सकते हो, मनाही नहीं है कोई कि आप एसेट नहीं खरीद सकते हो, लेकिन उस केस में आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा। ये आपके पास कंसेप्ट है। अब आइए इस बात को सीख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे दूंगा जिससे आपको बात समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, मिस्टर ए परचेजेस लैपटॉप फॉर 80,000 रुपीज by paying
बाय पेइंग इन कैश। तो अलाउड है, हम ये नहीं कह रहे कि वो परचेज नहीं कर सकता, परचेज कर सकता है, उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नाउ मिस्टर ए विल नॉट बी अलाउड डेप्रिसिएशन ऑन 80,000 रुपीज। अब उसे इस 80,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो कैश में पे कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। अज्यूम इन अबव एग्जांपल he made payment by use of credit card और डेबिट कार्ड। वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज करके पेमेंट कर रहा है। अब क्या करें, क्या अब डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज यस। नाउ मिस्टर ए कैन क्लेम depreciation on amount of 80,000। अब वो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। अच्छा, एक और एग्जांपल जरा लेते हैं, ध्यान से करना है इस बात को, बहुत आराम से करना। मिस्टर ए परचेज्ड ऑफिस मशीन, मिस्टर ए परचेज्ड ऑफिस मशीन for 1 lakh rupees and paid 15,000 in cash and 85,000 rupees by UPI through bank account। तो यूपीआई का सिस्टम यूज करते हुए उसने बाकी का 85,000 रुपीज अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पे किया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या अब इसको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा? यस, डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड, टू मिस्टर ए नॉट ऑन रुपीज 1 लाख बट ऑन रुपीज 85,000। तो वो डेप्रिसिएशन जो क्लेम करेगा वो कितने के ऊपर क्लेम करेगा? 1 लाख के ऊपर क्लेम नहीं करेगा, वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा 85,000 के ऊपर। गवर्नमेंट ने कहा कि 10,000 रुपये से ज्यादा अगर आप कैश दे रहे हो तो हम आपको वो अलाउ नहीं करेंगे, उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मान लो 10,000 रुपये तक का है तो क्या करें? डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इस एग्जाम्पल का एक पार्ट ले लेता हूं, assume in above example Mr. A paid 9,500 in cash, मैंने जानबूझ के 10,000 से कम रखा है, 9,500 रुपीज इन कैश एंड बैलेंस 90,500 बाय बैंकिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन आता है सर क्या अब डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज यस, डेप्रिसिएशन मिलेगा। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन फुल 1 लाख विल बी अलाउड। अब आपको पूरे 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आपने अभी तक 2 केसेस कर लिए, यू हैव डन 2 केसेस। पहला केस आपने किया था जीएसटी वाला, द फर्स्ट केस वाज द अमाउंट ऑफ जीएसटी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। देन सेकंड का जो आपने किया वो 10,000 रुपये वाला कंसेप्ट आपने किया। आइए मूविंग ऑन टू द थर्ड केस, केस 3, asset used for scientific research, एसेट को आपने यूज किया और एसेट को आपने किस काम के लिए यूज किया? साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने एसेट को यूज किया। नाउ
अगर आप एसेट को साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं तो उस एसेट का 100% कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना अलाउ कर दिया जाता है। ये बात हम लोग सीखेंगे आने वाले चैप्टर में बिजनेस एंड प्रोफेशन में। अगर इसका कॉस्ट 100% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया तो बाद में अगर आप इस एसेट को किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो अगर आपने कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, उसकी वैल्यू जीरो कर दी, तो फिर बाद में किसी और काम के लिए यूज होगा तो डेप्रिसिएशन भी जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो का कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो जीरो ही आएगा। तो इस बात को आपने लिखना है, अच्छे से लिखना है, ध्यान से लिखना है। केस नंबर 3, बी वेरी वेरी केयरफुल। इफ एसेट इज यूज्ड फॉर SR stands for scientific research. If asset is used for scientific research and such scientific research gets completed within 3 years, then अगर ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च है जो कि कंप्लीट हो रही है कितने सालों में, 3 सालों में साइंटिफिक रिसर्च कंप्लीट हो रही है, देन उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देन शी गेट्स कंप्लीटेड विद इन 3 years, देन cost of asset used for scientific research will be allowed to be debited to profit and loss account। तो सारी की सारी कीमत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना अलाउ कर दिया जाता है। इफ लेटर ऑन का मतलब बाद में, अगर बाद में, इफ लेटर ऑन such scientific research asset is used for any other purpose, अगर आपने उस एसेट को किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया, कोई भी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, then cost of such asset will be taken to be nil for the purpose of depreciation। तो डेप्रिसिएशन के पर्पसेस के लिए हम लोग कॉस्ट क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन के पर्पसेस के लिए हम लोग कॉस्ट लेंगे एज जीरो। और मैं आपको बता रहा हूं ये वाला टॉपिक रिपीट करूंगा मैं जब हम लोग साइंटिफिक रिसर्च का टॉपिक करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च के टॉपिक में ये वाला पॉइंट हम लोग रिपीट करेंगे, या मैं ऐसे बोलूं कि अगले चैप्टर जो हमारा आएगा उसके अंदर ये वाला टॉपिक हमारा रिपीट होगा। नेक्स्ट आएंगे आप केस नंबर 4। केस नंबर 4, एसेट received in gift or as inheritance। asset received in gift or received in inheritance। अगर एसेट को आपने गिफ्ट के तौर पर रिसीव कर लिया या अगर एसेट को आपको इनहेरिटेंस में मिल रहा है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। विरासत का मतलब क्या हुआ, विरासत का मतलब है कि फॉर एग्जांपल पिताजी की डेथ हुई और पिताजी की डेथ के बाद ऑटोमेटिकली वो एसेट जो है वो अब उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो गया, तो या गिफ्ट मिल रहा है या पिताजी ने वैसे गिफ्ट में दे दिया हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, आपको बहुत बहुत ध्यान से करना होगा। द कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर द पर्सन
the cost of asset for the person who has received such asset will be the cost, will be the historical cost, will be the historical cost less depreciation, less depreciation that would have been charged by the transferor if he would have used for his business or profession। तो आराम से ध्यान से लिखिएगा। मैंने आपको ये कहा कि एसेट अगर किसी को गिफ्ट में मिल रहा है या इनहेरिटेंस के थ्रू उसको एसेट मिल रहा है, तो ऐसे केस में जिसको वो एसेट मिल रहा है उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट होगा एसेट का हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट आपको पता है परचेज प्राइस को बोलते हैं। तो एसेट का हिस्टोरिकल कॉस्ट उसमें से हम लोग लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट में से हम लोगों को लेस करना होगा एक इमेजिनरी, एक नोशनल डेप्रिसिएशन। अगर जो व्यक्ति गिफ्ट में दे रहा है, अगर उस व्यक्ति ने अपने एसेट को बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया होता तो वो कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लेस करता, वो इमेजिनरी डेप्रिसिएशन लेस करके करंट ओनर के लिए कॉस्ट माना जाएगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल के साथ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। Mr. A purchased a laptop on 1st June 2017. Mr. A purchased a laptop on 1st June 2017 for 1,20,000 rupees for his पर्सनल यूज। तो उसने एसेट परचेज किया है अपने पर्सनल यूज के लिए। कब परचेज किया है? जून 2017 में उसने परचेज किया है, पर्सनल यूज कर रहा है। हिज सन, उसका बेटा, हिज सन मिस्टर एक्स क्वालिफाइज एज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जुलाई 2020 and Mr. A gifts laptop to Mr. X। तो बड़ा आसान सा है। मिस्टर ए एक व्यक्ति है, लैपटॉप खरीदा था 1,20,000 रुपए का। उसका बेटा है एक्स जो कि जुलाई 2020 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है और ए ने अपना लैपटॉप एक्स को गिफ्ट के तौर पे दे दिया। मिस्टर एक्स starts using the laptop for his CA practice। ऐसे लिख देना, for his CA practice। तो X जो है अपनी CA की प्रैक्टिस कर रहा है और X इस लैपटॉप को अपनी CA प्रैक्टिस में यूज करना, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। ना तो क्वेश्चन अराइजेस कि X क्या कॉस्ट शो करेगा लैपटॉप की अपनी बैलेंस शीट में। ध्यान से करना, बिल्कुल भी आसान नहीं है, मुश्किल है। आप मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे। इमेजिनरी डेप्रिसिएशन है क्योंकि ये पर्सनल यूज का है तो रियल डेप्रिसिएशन तो हो नहीं सकता, ये इमेजिनरी डेप्रिसिएशन होगा। ये मानते हुए कि अगर मिस्टर ए ने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया होता तो कितना डेप्रिसिएशन होता। तो कॉस्ट क्या है लैपटॉप का? 1,20,000 रुपए। कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग? 2017-18 की बात कर रहे हैं क्योंकि जून 17 में लिया था। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग
2017-18 का, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि 40% का डेप्रिसिएशन लगता है। तो आप 1,20,000 का 40% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो कि आता है 48,000 रुपये। लेस कर देंगे तो अब कितना आ गया, ये आ गया 72,000 रुपये। फिर 18-19 का 40% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा फिर से, जो कि आया 28,800। आप इसको भी रिड्यूस कर देंगे, आपके पास अमाउंट आ गया 43,200, 43,200। फिर आप इस 43,200 के ऊपर 2019-20 का डेप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट करेंगे 40% का पॉइंट, ये वाला, तो ये आ गया 17,280। तो अगर आप देखें तो 1 अप्रैल 2020 को इसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 25,920। अब एक्स ने, बेटे ने इसे कब से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया? बेटे ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है जुलाई 2020 में। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2021 के स्टार्ट में। तो बेटा इस लैपटॉप की कितनी कॉस्ट अपनी बैलेंस शीट में शो करेगा? वो शो करेगा ये वाला अमाउंट 25,920, ना कि 1,20,000 रुपये। सो यहां पे लिख लीजिएगा कॉस्ट ऑफ लैपटॉप फॉर मिस्टर एक्स will be 25,920. He will claim depreciation on this. तो वो डेप्रिसिएशन इस अमाउंट के ऊपर क्लेम करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है जी, तो ये सब कुछ हो गया हमारे पास। ये हम लोगों ने केस नंबर 4 कर लिया। अब आप आइए केस नंबर 5 पे। केस नंबर 5, पर्सनल बिल्डिंग converted to business asset। पर्सनल बिल्डिंग कन्वर्टेड टू बिजनेस एसेट। अच्छा, अब ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर मेरे को एक समस्या है, वो ये है कि कानून के अंदर सिर्फ बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है, लेकिन मान लीजिए किसी के पास अपना पर्सनल एसेट होता, मशीन होता, फर्नीचर होता, और वो उसको अपने बिजनेस में, पहले वो पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा था, लेकिन अब वो बिजनेस के लिए यूज करना चाहता है, तो उस केस में कॉस्ट क्या होगा? कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब जरा मैं उसको यहां पे समझाऊंगा, और यहां पे ब्रैकेट में लिखिएगा, दिस कंसेप्ट इज ओनली फॉर बिल्डिंग, नॉट फॉर प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो ये जो कंसेप्ट है सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के लिए नहीं है। ध्यान से लिखेंगे, इफ पर्सनल बिल्डिंग is converted into business asset, then notional depreciation of past years will be allowed, and cost of asset for current year will be historical cost of building, less notional depreciation.
less notional depreciation of building, less notional depreciation of building. But this will not apply, if personal, plant and machinery, furniture and fittings are converted into business use. अब आप ये मत पूछना सर ऐसा क्यों, ये इनके लिए अप्लाई क्यों नहीं होगा, तो मेरे पास इसका जवाब सिंपल सा ये है कि जो सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 है उसकी लैंग्वेज में सिर्फ बिल्डिंग वर्ड इस्तेमाल किया गया है। बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग बात करें बाकी की चीज़ों में क्या बात करें, जैसे लैपटॉप हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, उनके बारे में कार हो गई, उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में। और अगर कानून में कुछ लिखा हुआ तो मैं और आप, हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन आवर ओन। आइए जरा एग्जाम्पल के साथ इस बात को भी सीख लेते हैं, ध्यान से करिएगा। मिस्टर ए परचेज्ड अ शॉप in a mall for 80 lakh rupees in 2017-2018 as personal investment. एक व्यक्ति है मिस्टर ए, उसने एक शॉपिंग मॉल के अंदर 2017-2018 में एक दुकान परचेज करी है। कितने की दुकान परचेस करी है? 80 लाख रुपए की उसने एक दुकान परचेस करी है पर्सनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इन जुलाई 2020 he qualifies as a chartered accountant and operates his office and starts to operate, ऐसे लिख देना, and starts to operate his office from the same shop. पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। एक व्यक्ति है, उसने दुकान खरीदी है मॉल के अंदर एज अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट, बाद में सीए क्वालिफाई करता है और इसी दुकान में वो अपनी सीए का ऑफिस खोल लेता है, प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्या इशू है इसके अंदर? तो अब ऐसे केस में कॉस्ट क्या होगा, ध्यान रखिएगा कॉस्ट क्या होगा। मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट था। कब परचेज किया था? 17-18 में 80 लाख रुपए का परचेज किया था, लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी। तो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से 8 लाख, तो 18-19 में ये बन जाएगा 72 लाख। फिर आप डेप्रिसिएशन 10% का चार्ज करेंगे 7.2 लाख। 19-20 में कितना बन जाएगा? 72 का 90% 64.8 लाख। तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से, ये आएगा 6.48 लाख। तो 2020-21 के लिए कॉस्ट क्या माना जाएगा? 58.32 लाख। तो when Mr. A converts his personal shop into his business asset, then cost of shop will be
taken as 58.32 lakhs for business purposes. And depreciation can be claimed on 58.32 lakhs. अच्छा, कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स में से पूछ लेते हैं ये बात, हो सकता है आपके भी मन में आ रहा हो, कॉमन सेंस यूज करना, ये 8 लाख का डेप्रिसिएशन, 7.2 का, ये 6.48 का, ये इमेजिनरी डेप्रिसिएशंस हैं. ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करना आपने, ये इमेजिनरी है. अगर ये बिल्डिंग बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही होती तो डेप्रिसिएशन कितना होता, हम तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं. और ये नोशनल इमेजिनरी डेप्रिसिएशन है जो आप बिल्कुल भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन जाएगा वो डेप्रिसिएशन 58.32 का 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. होपफुली आप लोगों को ये सारी सिचुएशन समझ आ रही हैं. अभी तक आपने 5 बड़े बड़े केसेस कर लिए हैं. मूविंग ऑन टू सिचुएशन नंबर 6. और याद रखना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी. तो इस वजह से आप इनको हल्के में ना करना, इनको अच्छे से करके जाना. एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है. आई हैव डन सो फार केस नंबर 5 तक. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स केस नंबर 6. बी वेरी वेरी केयरफुल. केस नंबर 6, लोन टेकन to acquire an asset. आप एसेट लेने के लिए, एसेट खरीदने के लिए, एसेट को बनाने के लिए, एसेट के लिए आप लोन ले रहे हैं. अगर आप एसेट के लिए लोन ले रहे हैं तो क्या होगा? बी वेरी वेरी केयरफुल. इफ लोन इज टेकन टू acquire an asset, then interest for the period till the asset is put to use will be added in the cost of asset. Interest for the period after asset is put to use will be debited to profit and loss account. तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए. मैं आपको इसका एक छोटा सा नमूना, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ. मेरी बात को अच्छे से सुनेगा. मिस्टर ए took loan from State Bank of India on 1st January 2021 to import a machine from Germany. मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति है, जर्मनी से वो मशीन इंडिया में इंपोर्ट करना चाहता है. जो वो मशीन जर्मनी से इंडिया में इंपोर्ट करना चाहता है उसके लिए जनवरी 2021 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसने लोन लिया है. द इंपोर्ट प्रोसीजर गॉट कंप्लीटेड and machine was put to use
ऑन 1 फरवरी 2021। तो इंपोर्ट प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, मशीन इंस्टॉल हो गई और मशीन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया 1 फरवरी 2021 से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021 का टाइम पीरियड हमारे पास है। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को अब आप दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो 1 जनवरी 2021 से लेके 31 जनवरी 2021, ये पीरियड कौन सा है? बिफोर द एसेट वाज पुट टू यूज। इस टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ दिस पीरियड, interest of this period will be added in cost of asset, will be added in the cost of asset। और जो इंटरेस्ट होगा 1 फरवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021 का, इस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा उसका क्या करेंगे? इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियड, इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियड विल बी, इस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा विल बी, क्या करेंगे उसको? विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ जाती है। मेरे ख्याल से आपको इस पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आपने ऐड करना है, क्या आपने डेबिट करना है, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ। ये छोटे छोटे केसेस हैं, 6 केस आपने कर लिए। केस नंबर 7 पे जाऊँगा मैं, केस नंबर 7 पे जा रहा हूं मैं। केस 7 क्या कहता है? ध्यान से करेंगे। केस नंबर 7, केस नंबर 7 कहता है सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी अलाउ किया है किसी एसेट के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? इफ गवर्नमेंट अलाउज सब्सिडी फॉर एनी एसेट, if government allows subsidy for any asset, then amount of subsidy will be reduced to calculate the cost of asset, will be reduced to calculate the cost of the asset for claiming depreciation। तो डेप्रिसिएशन क्लेम करते हुए सब्सिडी का जो पैसा है उसको आप लेस कर दें और बाकी के अमाउंट के ऊपर आप क्लेम करेंगे एज डेप्रिसिएशन। केस नंबर 8, ट्रायल रन, या इसको बहुत सारे लोग टेस्ट रन भी बोलते हैं। आप ट्रायल रन बोल रहे हैं या टेस्ट रन बोल रहे हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वो नाम दे दें इसे। ट्रायल रन या टेस्ट रन। कॉस्ट इंकर्ड ऑन टेस्ट रन will be added to the cost of asset। It will be added to the cost of the asset। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केस नंबर 9, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। केस नंबर 9, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इफ एसएससी has incurred traveling expenses, if SSC has incurred traveling expenses, एक SSC है ट्रैवलिंग का खर्चा कर रहा है। if SSC has incurred traveling expenses to acquire an asset and asset is acquired, then
expenses of traveling, then expenses of traveling will be added in cost. But if asset is not acquired, then traveling expenses will be debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉपी कर लीजिए, मैं इतनी देर पानी पी लेता हूं। बहुत ही ज्यादा आसान, परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रैवलिंग का खर्चा है, अगर ट्रैवलिंग का खर्चा है तो उस खर्चे का हम लोग क्या कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, एग्जाम्पल के साथ इसको सीखेंगे। हम लोग एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, ध्यान से लिखिएगा। ए लिमिटेड wants to import a machine from Germany. A Limited sends one of its directors to Germany to complete the deal to purchase machine। तो मशीन को परचेज करना है, उसकी डील कंप्लीट करने के लिए ए लिमिटेड ने अपने डायरेक्टर को जर्मनी भेज दिया कि जाओ भाई जर्मनी जाओ, मशीन खरीद लो। नाउ इफ द डील गेट्स फाइनलाइज्ड, अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है, इफ द डील गेट्स फाइनलाइज्ड, देन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल to Germany will be added to the cost of machine, but if deal fails, अगर डील फेल हो जाती है, if deal fails, then traveling cost can be debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल के साथ ये वाली चीज आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक और कंसेप्ट मैं आपको ऐसा करवा रहा हूं जिसकी बाकी डिटेलिंग हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन में करेंगे। दिस इज केस नंबर 10, asset used for specified business, asset used for specified business। तो एसेट को अगर हम स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में काम क्या करें और कैसे करें। इफ एसेट is used for specified business referred under section 35 AD। तो सेक्शन 35 AD है। सेक्शन 35 AD में अगर एसेट के बारे में लिखा हुआ है, इफ एसेट इज यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर्ड अंडर सेक्शन 35 AD, then cost of asset is allowed to be debited to profit and loss account. It is allowed to be debited to profit and loss account. Thus, for the purpose of
depreciation, cost will be टेकन एज जीरो। तो अगर आपने उसकी कॉस्ट को पीएल अकाउंट में डाल दिया तो उसका कॉस्ट जीरो मानेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, और उसके ऊपर आप किसी प्रकार से कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। और लास्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है केस नंबर 11। केस नंबर 11 लास्ट हमारे पास है। केस नंबर 11 ध्यान से कीजिएगा। इन्वेंट्री converted into asset, business asset। मेरे बेटा, अगर आपके पास अपने बिजनेस की इन्वेंट्री है और आप उस बिजनेस की इन्वेंट्री को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं अपने बिजनेस के लिए ही। देखो याद रखना, इन्वेंट्री होता है बेचने के लिए, लेकिन मान लीजिए आपने मन बना लिया कि मैं इस एसेट को बेचूंगा नहीं, मैं तो इस एसेट को अपने लिए ही इस्तेमाल करूंगा, अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन और चर्चा हो रहा है। तो ध्यान से करिएगा। इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू बिजनेस एसेट, इन सच केस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन of asset will be the fair market value of the asset। fair market value किसका? fair market value of the asset as on डेट ऑफ कन्वर्जन। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, इसका एक बड़ा सिंपल सा हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है। मान लीजिए एक बिल्डर है और बिल्डर ने बहुत सारी अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं, और उन बिल्डिंग्स में से एक उसने अपनी दुकान भी बनाई है बेचने के लिए। फिर बाद में उसके मन में आया कि नहीं यार, ये दुकान मैं बेचूंगा नहीं, इस दुकान को मैं अपने ऑफिस की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट करूंगा। बिल्डर्स के भी ऑफिस होते हैं। तो अब उसने अपनी दुकान जो बनाई थी बेचने के लिए, दैट इज इन्वेंट्री था, अब उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने बिजनेस के तौर पे एज हिज ऑफिस बिल्डिंग। तो इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड टू द बिजनेस एसेट। ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे सिनेरियो में हम लोग डेफिनेटली जो मार्केट वैल्यू होगी उस बिल्डिंग का, उसको ही मानेंगे एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मार्केट वैल्यू कौन सी तारीख का? जिस दिन कन्वर्ट हुआ या जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हुए हम लोग काम करेंगे। मेरे बच्चे, यहां जाके आपके डेप्रिसिएशन के सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं।